हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से नसरुद्दीन एम्स का ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट उम्मीद करता हूँ आपने जरूर देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको ये जो स्टोरी है अच्छे से एक्सप्लेन किया था और साथ के साथ मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग वगैरह भी क्लियर किया था। तो फर्स्ट पार्ट के बाद अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट, जिसमें बेसिकली हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले मैं यही कहूंगा कि जरूर फर्स्ट पार्ट देखो, ताकि आपको ये स्टोरी समझ में आ सके और जो ये सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये जो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आपकी बुक के अंदर है वो रीडिंग इज फन। तो रीडिंग इज फन के अंदर ये 4 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोट अबाउट। तो नसरुद्दीन था इस स्टोरी के अंदर, वो किस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, किस चीज के बारे में बता रहा था, यानी कि अपनी जो तारीफ कर रहा था किस चीज के बारे में कर रहा था, कौन सी एक्टिविटी के बारे में कर रहा था, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से नोट कर लेना है, और वो नोट करने के बाद भी हम लोग करेंगे इसका आंसर। तो नसरुद्दीन जो स्टोरी के अंदर था, उस स्टोरी के अंदर वो बात कर रहा था अपनी आर्चरी की स्किल के बारे में। देखो ये जो पिक्चर है आप देख सकते हो, ये नसरुद्दीन है, और ये जो एक टारगेट था यानी जो उसका एम था जिसे वो हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसने अपने फ्रेंड को बताया था कि ये जो टारगेट है बहुत ईजी है और मैं इस तरह के जो आर्चरी वाले जो काम है मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो उसी के बारे में नसरुद्दीन बता रहा था। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह लिख सकते हो कि नसरुद्दीन बोटेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। तो नसरुद्दीन जो था अपनी स्किल के बारे में इसके अंदर बता रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एज नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टोरी करवाया था तो नसरुद्दीन क्या कर रहा था, एम टारगेट कर रहा था, यानी एम को हिट करने की कोशिश कर रहा था, और जब भी वो टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा था यानी कि रॉन्ग अटेम्प्ट उससे हो रहा था, तो वो किसी और का नाम ले रहा था कि ये जो टारगेट है मेरा नहीं है, कि ये किसी और का है। और जब बाद में फाइनली जब उसने बिल्कुल करेक्ट टारगेट हिट कर दिया था, तब उसने बोला था कि ये मेरा टारगेट है। आपको याद होगा कि नसरुद्दीन ने काफी ट्राई किया था, जब भी उसका जो एरो है कहीं नीचे रह जाता, यानी कि जहां पे वो मारना चाहता इस सेंटर पे नहीं लग पाता, तो वो किसी और का नाम लेता, और फाइनली जब उसने ये टारगेट हिट कर दिया था तब उसने कहा था कि ये जो है आर्चरी जो स्किल है ये मेरा स्किल है और इसे मैंने इस टारगेट को बैंक किया है। तो इसके बारे में बोलता था। तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि समवन एज यानी किसी और का नाम वो क्यों लेता था, इसके बारे में आपको बताना है कि जब भी वो टारगेट मिस कर देता था यानी टारगेट हिट नहीं कर पाता था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि नसरुद्दीन डिड नॉट वांट टू शो हिज फेलियर। वो अपना फेलियर किसी को शो नहीं करना चाहता था कि मैं ठीक से आर्चरी की जो वर्क है उस स्किल को नहीं शो कर पा रहा हूं, ये नहीं बताना चाहता था। इसलिए वो क्या करता था, जब भी टारगेट मिस करता था तो वो क्या कहता था कि ये किसी और का टारगेट है, ख्वाजा साहब का टारगेट है, कभी कह देता, कभी ये कह देता कि ये चीफ ऑफ आर्मी है उसका टारगेट है। यानी कुल मिला के ये जब भी फेलियर होता तो वो ब्लेम किसी और को कर देता कि ये इसका टारगेट है, और जब फाइनली लास्ट में जब उसने खुद टारगेट हिट किया था तब उसने बताया था ये मेरा टारगेट है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखोगे कुछ इस तरह लिख सकते हो कि नसरुद्दीन डिड नॉट वांट टू शो हिज फेलियर इन द मिसिंग द टारगेट इन आर्चरी, कि आर्चरी के अंदर अपने टारगेट को जो मिस कर रहा था इस फेलियर को ना दिखाने के लिए वो किसी और को बताता था कि ये मेरा टारगेट नहीं है बल्कि ये किसी और का टारगेट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड। तो व्हाई डिड नसरुद्दीन सेज, जो नसरुद्दीन है उसने ऐसा क्यों बोला था, इट वाज माय एम द थर्ड वन। थर्ड टाइम जब उसने जो टारगेट को हिट किया था तब उसने ऐसा क्यों बोला, इट वाज माय एम, यानी कि ये मेरा एम था, मैंने इस टारगेट को हिट किया है। वो उसने ऐसा क्यों बोला था थर्ड टाइम पर, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो आप लोग को याद है जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने इसका आंसर किया था कि जब वो फेलियर होता था तो वो बताता नहीं था कि मेरा फेलियर है, किसी और का फेलियर है, और जब वो सक्सीड कर गया था थर्ड टाइम पे, जब वो सक्सीड कर गया था यानी इस टारगेट को हिट कर गया था, तब उसने बताया था कि भाई ये मेरा टारगेट है। यानी वो अपनी वाहवाही करवाने के लिए, अब आप कह सकते हो कि अपना सक्सेसफुल दिखाने के लिए वो ऐसा करता होगा। तो आप आंसर लिख सकते हो बिकॉज नसरुद्दीन सक्सेसफुली हिट द टारगेट, कि जब नसरुद्दीन ने टारगेट को सक्सेसफुली हिट कर दिया था कौन से अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, कि थर्ड अटेम्प्ट में उसने क्या किया था, टारगेट को हिट कर दिया था, और जब उसने टारगेट को हिट कर दिया था तब उसने बोला था कि ये दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय स्किल, कि ये मेरा स्किल है, मैंने इस टारगेट को हिट कर दिया है। इसलिए उसने बोला था कि भाई ये मैंने इसको हिट कर दिया। और फाइनली आप आंसर जो लिख सकते हो थर्ड का,
कुछ इस तरह लिख सकते हो, बिकॉज नसरुद्दीन सक्सेसफुली हिट द टारगेट। थर्ड टाइम उसने क्या किया था, बिल्कुल अच्छे से सक्सेसफुली उसे हिट कर दिया था, और इसने बोला था दिस वाज माई एम द थर्ड टाइम। तो ये थर्ड टाइम उसने क्या बोला, दिस वाज माई एम, कि ये जो टारगेट हिट किया है मैंने किया है, ये किसी और ने नहीं बल्कि मेरा निशाना है और मैंने इसे हिट कर दिया है। तो उसने थर्ड टाइम बोला था। सिर्फ रीजन क्या है, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया था टारगेट को हिट करने में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, यानी कि रीडिंग इज फन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ा है तो नसरुद्दीन को अच्छे से जानते हो, क्योंकि कितनी बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें बोलता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नसरुद्दीन जो था वो आर्चरी में यानी तीरंदाजी में अच्छा था या नहीं अच्छा था, कि भाई इसने एक बार तो टारगेट हिट किया था लेकिन कई बार वो फेलियर हो गया था, यानी कि सक्सेसफुली हिट नहीं किया था। तो इस बात को ध्यान में रख के हम ये कह सकते हैं कि नसरुद्दीन ना मतलब बहुत अच्छा आर्चरी में उसकी जो स्किल थी बहुत खास नहीं थी। एक बार लकीली उसका टारगेट हिट हो गया था, बट एक्चुअली वो अच्छा नहीं था, इतना भी बढ़िया नहीं था कि हम उसे कहें कि वो गुड एट आर्चरी, आर्चरी में अच्छा हो, ऐसा हम बोल नहीं सकते, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मुझे आंसर लिखना है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं नो आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी, कि आर्चरी की जो स्किल है इस स्किल के अंदर नसरुद्दीन अच्छा नहीं था। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो लिख सकते हैं। नो आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी, कि आर्चरी में नसरुद्दीन अच्छा था, मैं नहीं मानता ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो रीडिंग इज फन के अंदर ये 4 क्वेश्चन थे आपके लिए, और 1 बाय 1 हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जैसे आप ये रीडिंग इज फन को कंप्लीट करते हो तो आपके लिए कॉमिक्स टाइप की एक स्टोरी है छोटी सी, जिसे हमें रीड करना है, और उसके लास्ट में एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो पहले जैसे ये हेडिंग है रीड एंड एंजॉय, कि पहले आप रीड करिए और एंजॉय करिए स्टोरी में है क्या। तो इसमें है नसरुद्दीन होडजा। तो नसरुद्दीन होडजा की जो स्टोरी है पहले से पढ़ते हैं। वन डे द किंग फेस्ड नसरुद्दीन होडजा टू गो ऑन द हंट विद हिम। एक दिन की बात है, जो किंग है, किंग यानी राजा था, राजा ने एक दिन देखा कि भी नसरुद्दीन है और नसरुद्दीन के साथ वो हंट के लिए गया। हंट यानी कि आप कह सकते हो शिकार करने के लिए उसके साथ गया। when the hunting पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, और जब हंटिंग करके जब ये सब वापस लौटे तब जो किंग है वो उससे क्वेश्चन पूछता है, हाउ डिड द हंट गो, कि हंट कैसा रहा तुम्हारे लिए ये बताओ। यानी कि पहले मॉर्निंग में ये लोग निकले होंगे और हंटिंग के लिए यानी शिकार करने के लिए गए होंगे। देखो ये लोग दोनों देख सकते हो आप, हॉर्स राइडिंग करके ये दोनों गए थे हंटिंग के लिए, और फिर इवनिंग में जब वो वापस वगैरह आ रहे होंगे तो किंग ने पूछा कि भाई हंटिंग जो है यानी जो शिकार का जो हमने काम किया आज कैसा लगा तुम्हें, कैसा रहा। तो ये कहता है इट वॉज वंडरफुल, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत वंडरफुल रहा, मतलब मजेदार रहा कहने का मतलब है। इस तरह से उसने जवाब दिया, किंग को रिप्लाई किया। अच्छा, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डू यू किल एनी एनिमल। फिर किंग पूछता है क्या तुमने किसी एनिमल वगैरह को कोई किल किया, यानी कि तुमने किसी जानवर का शिकार किया, ये पूछता है। तो नसरुद्दीन कहता है नो। नसरुद्दीन क्या रिप्लाई करता है, नो। तो फिर किंग पूछता है डू यू चेस एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया। तो पहले तो देखो किसी को मारा, तो बोलता नहीं मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी का शिकार नहीं किया। तो फिर इसने पूछा, जो किंग है पूछता है डू यू चेस एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर का चेस किया यानी उसके पीछे गए, उसका पीछा किया। तब भी नसरुद्दीन कहता है नो, यानी कि फिर से वो रिप्लाई क्या करता है, नो रिप्लाई करता है। यानी कि हंटिंग के लिए गया तो था, ना इसने किसी एनिमल को चेस किया, ना ही किसी एनिमल को इसने हिट किया यानी कि निशाना लगाया, ऐसा कुछ नसरुद्दीन ने किया ही नहीं। तो फिर किंग फाइनली एक और क्वेश्चन पूछता है डिड यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने कोई जानवर देखा भी था या नहीं देखा था। इस टाइप का क्वेश्चन जो किंग है वो पूछता है। तो अगेन नसरुद्दीन कहता है नो, मैंने तो जानवर भी नहीं देखा। यानी ये तो हंटिंग के लिए गया था, ना इसने जानवर देखा, ना इसने जानवर का पीछा किया, और ना ही किसी जानवर का शिकार किया यानी उसे हिट किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर अगेन क्वेश्चन पूछता है देन व्हाई डू यू से दैट हंट वाज वंडरफुल। फिर तुम ये बताओ कि तुमने ये जो हंट वाज वंडरफुल जो बोला था कि हंटिंग के लिए जो गए थे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहा, वंडरफुल रहा, ये तुम कैसे कह सकते हो। याद करो, देखो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था तो राजा ने पूछा था ना उसे कि भाई तुम हंटिंग करने के लिए गए थे, तुम्हें कैसा रहा दिन, तुमने कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, जो भी रहा इसके बारे में पूछता है। तो राजा की जो रिप्लाई करता है, यानी जो बादशाह अकबर हैं, अकबर जैसे मतलब पुराने टाइम पे हुआ करते हैं, इसमें जरूरी नहीं अकबर हो, कोई भी बादशाह है, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो कहता है इट वाज वंडरफुल, तो तुमने ये जो वंडरफुल बोला था ऐसा क्यों बोला, ये किंग उससे क्वेश्चन कर लेता है। क्यों देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल, जो हंट है वो वंडरफुल है, बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, ये तुम कैसे बोल सकते हो, जरा इसके बारे में बताओ। तो देखते हैं नसरुद्दीन क्या रिप्लाई करता है। तो कहता है ओहो ओह, जैसे हम लोग चौंकते ना, ओह माय डियर
व्हेन यू गो टू द हंट सच डेंजरस एनिमल, कि जब तुम हंट करने के लिए गए तो वहां पे क्या था, एक बहुत डेंजरस एनिमल था। इट वॉज ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, और भी उसके आसपास जाना कि भी देखो होता क्या है कि जो लोग ब्रेव लोग होते हैं उनके लिए हंटिंग तो अच्छा रहता है, लेकिन जो नसरुद्दीन टाइप के होते हैं जो ब्रेव नहीं होते हैं तो वो कहते हैं कि भी जो ये हंटिंग वंटिंग के लिए जाना वहाँ पे ना बहुत डेंजरस एनिमल वगैरह होते हैं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ। इट वॉज ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, कि भी उनके आसपास जाना यानी कि कोई खतरनाक जानवर है उनके पास जाना अच्छी बात नहीं है। यानी क्या हो सकता है कि जानवर को हंट करने के लिए गए थे, पता लगा जानवर ने ही ह्यूमन का यानी कि नसरुद्दीन का हंट ना कर ले, इसलिए उसके पास जाना मैंने ठीक नहीं समझा। तो ये नसरुद्दीन उसको रिप्लाई करता है अपने किंग को, ठीक है। तो ऐसी था जैसे स्टोरी थी, हम लोगों ने नसरुद्दीन एम पढ़ा था उसी टाइप का कि वो टारगेट को हिट करने की कोशिश तो करता है पर बार बार क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और लास्ट में भी वो टारगेट को हिट कर देता है। तो उसी तरह जब हंटिंग करने जाता है तो वहाँ हंटिंग तो कुछ नहीं करता, वो बस ऐसे घूम के आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टोरी आपके लिए पढ़ने के लिए था। अब यहाँ पे क्या है कि आपसे बोला जा रहा है बी ए नसरुद्दीन होडजा यूरसेल्फ, कि मान लो आप कौन हो, आप उस नसरुद्दीन की जगह आप अपने आप को रख लो। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है और ये थर्ड पिक्चर है। इन तीनों पिक्चर को अच्छे से देख लो। तो इसमें कोई ग्रैंड मदर है आपकी मान लो, और ये स्टेयर वगैरह को यूज करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और सडनली क्या होता है ये गिर जाती है, स्लिप कर जाती है। तो अब आप किसकी जगह पे हो, नसरुद्दीन की जगह पे हो। जैसे ये पिक्चर बच्चे की दिखाई दे रही है, मान लो आप हो यहाँ पे और किसकी जगह पे हो, नसरुद्दीन की जगह हो। तो आप क्वेश्चन पूछते हो ना, जैसे दादी वगैरह से जो गिर जाते हैं, आर यू ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो कि ठीक हो नहीं ठीक हो। तो आपके लिए क्या किया जा रहा है, अब क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है इन तीनों पिक्चर को ध्यान में रख करके कि अगर आप नसरुद्दीन की जगह हो, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे है बट मैं एक बार और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंडमदर वुड हैव स्लिप, कि सपोज कर लो कि आपकी ग्रैंडमदर यानी आपकी दादी नानी अगर इस तरह से स्लिप कर जाए, जो भी हमने पिक्चर देखा इस पिक्चर की तरह अगर स्लिप कर जाए तो भी आप क्या करोगे वो बताओ। तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर हम हेल्प करेंगे, अगर दादी नानी या कोई भी हमारे सामने इस तरह से स्लिप कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसे उठाएंगे। तो उसी तरह आप आंसर भी लिख सकते हो कि आई वुड हैव हेल्प हर इन रिस्टोरिंग हर फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, कि जो उनका जो बैलेंस बिगड़ गया है जिसकी वजह से वो स्लिप कर गई थी, तो उसको रिस्टोर करने में, उसे ठीक करने में, यानी उनको खड़े होने में उनकी हेल्प करेंगे। तो फाइनली आप इसका जो आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ इस तरह लिख सकते हो। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये क्वेश्चन ये रहा, देखो इसके नीचे ही है, और मुझे लग रहा था शायद आपको ये क्लियर ना दिखे, इसलिए मैंने क्या किया, एक बार टाइप और कर दिया ताकि आप अच्छे से इसे नोट कर सको, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसका आंसर कि आई वुड हैव हेल्प्ड हर इन रिस्टोरिंग हर फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, क्योंकि कई बार जब हम गिर जाते हैं तो क्या होता है कि भी हमारे हाथ पैर में चोट भी लग सकती है, तो उसको खड़ा होने में दिक्कत होती है, तो उसमें तो पहले मैं हेल्प करूंगा, और उसके बाद कई बार हमें चोट ऐसी लगती है कि हमें चक्कर वगैरह आ जाता है, यानी कि मेंटल बैलेंस भी हमारा बिगड़ जाता है। तो इस चीज को रिस्टोर करने में, यानी कि दोबारा से खड़े होने में, दोबारा से संभलने में मैं क्या करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो। सिर्फ ग्रैंड मदर ही क्यों, कोई भी अगर आपके सामने गिरता है तो आप लोगों की ड्यूटी होती है कि भी उनकी हेल्प करना, ताकि अगर आप उसकी हेल्प करते हो तो वो अच्छे से अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है, वो है आपके लिए वर्ड बिल्डिंग, यानी कि इसमें कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग उसे मैच करना है। देखो ये जो एरो बना हुआ है ना, ये एरो है और इधर टारगेट्स बने हुए हैं, जैसे ये टारगेट है, ये टारगेट है, और उसके आगे भी कुछ और टारगेट इस तरह से बने हुए हैं, और ये सारे जो एरो है इसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं इस वर्ड के अकॉर्डिंग उसे मैच करना है जहां पे इसकी मीनिंग आती हो। और ये जो सर्कल जो दे रखे हैं, जो टारगेट बने हुए हैं, इसमें एक्चुअली इनके मीनिंग दे रखे हैं आपको, तो इस मीनिंग को पढ़ के और इस वर्ड को पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है और चेक करना है कि भी करेक्टली आप इसे मैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप से आपसे लिखा हुआ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और 5 के बाद हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना जब आप नोटबुक में कर रहे हो। और क्वेश्चन को जिस तरह से, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग, यानी कि जो एरो बने हुए हैं, ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, इस एरो को आपको इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करने, मैच करने और करेक्टली मैच करने। जैसे फर्स्ट वर्ड है चैटिंग, तो चैटिंग का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, टॉक करना, और इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तो ऑफिशियल तरीके से होता है, और इनफॉर्मल तरीके से जब बात करते हैं उसे क्या बोला जाता है, चैटिंग करना। तो यानी कि ये इसके साथ यहाँ पे मैचिंग होगा, यानी ये जो एरो है किसको हिट करेगा, इसे हिट करेगा, ठीक है। और इसी तरह से बाकी जो वर्ड है इसमें भी सब में ऐसे ही करना है कि डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट वगैरह करना, टारगेट का मतलब क्या रहा है, किसी को हिट वगैरह करना, ठीक है। आर्चरी जहां पे हम एक गेम होता है जहां पे हम लोग एरो वगैरह यूज करके खेलते वगैरह है,
ठीक है, यानी कि एक टारगेट पे हिट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे वर्ड की आपको क्या करना है, मीनिंग के अकॉर्डिंग उसे मैच करना है। एक तरीका तो ये है कि आप जो भी इसकी मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग उसे मैच कर दो, ठीक है। जैसे ट्रम्पेटली है, इसकी मीनिंग क्या होता है, जब हम जीत के या हैप्पीली कुछ बोलते हैं, तो इसकी मीनिंग तो ये रही हैप्पी एंड प्राउड, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि मैं इस तरह से मैचिंग कर दूं, जैसे यहाँ पे किया है और उसके बाद जैसे यहाँ पे किया है, ऐसे मैचिंग कर लो। और एक तरीका ये है कि जब आप आंसर लिखो तो उसके सामने सामने भी आंसर लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट सपोज कर लो कि ये आपके लिए जो वर्ड गिवन है, ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूं मैं वर्ड, तो ये आपको कॉलम 1 या लिस्ट 1 बना सकते हो। और उसके बाद जो मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग उसको आप सेकंड कॉलम में इस तरह से लिख सकते हो या लिस्ट 2 लिख करके लिख सकते हो, और आमने सामने इन सबकी मीनिंग लिख सकते हो। जैसे चैटिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैटिंग की मीनिंग क्या होती है, इनफॉर्मल टॉक, यानी कि अनऑफिशियल तरीके से जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसे बोला जाता है इनफॉर्मल टॉक, ठीक है। अमेज्ड मीन्स होता है कि ग्रेटली इन्फॉर्म्ड, ठीक है। आर्चरी एक तरह से शूटिंग का एक गेम है जिसमें बो को यूज करके, एरो को यूज करके टारगेट हिट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं शूटिंग विद ए बो एंड एरो। बो मीन्स धनुष और एरो मीन्स तीर कह सकते हो, यानी तीर धनुष को लेकर के निशाने लगाने वाला एक खेल है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्चरी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तीरंदाजी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिफेंडिंग। तो डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। तो आप ये आंसर इसके सामने लिख सकते हो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक। कोई भी अटैक कर रहा है आपको, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना। और टारगेट, टारगेट का मतलब क्या होता है, एक गोल होता है जिसको आप हिट करना चाहते हो। तो इसके सामने मैंने लिख दिया द गोल इंटेंडेड टू हिट, टू बी हिट, जिसे हम हिट करने वाले हैं वो गोल। और ट्रम्पेटली, जैसे पहले भी बताया था मैंने आपको कि हैप्पीली या फिर हम प्राउडली जब कुछ बोलते हैं तो उसे ट्रम्पेटली बोल सकते हैं, यानी कि जीत करके, खुश होकर के जब हम कुछ अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, आपको इसके सामने इसके आंसर लिखवा दिया, क्योंकि कई बार हम जब मैचिंग करते हैं तो इस तरह का ये क्रॉस क्रॉस बन जाता है, कुछ पता नहीं लगता कई बार, ठीक है। या तो आप ये क्रॉस करके कर लो, या फिर बेटर ये है, मेरी एडवाइस तो यही है कि सबके जो आंसर है उसके सामने इस तरह से लिख लो कि कॉलम 1 या लिस्ट 1 लिख करके, फिर कॉलम 2 या लिस्ट 2 लिख करके, और ब्रैकेट में आप यहाँ वर्ड लिख सकते हो और उसकी मीनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो जरा एक बार स्क्रीन पर देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो इस टॉपिक में सेकंड है, बट ओवरऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपसे बोला जा रहा है रिप्लेस द वर्ड, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड। देखो जैसे यहाँ वर्ड है बोल्ड किया हुआ है, तो इस वर्ड को हमें रिप्लेस करना है विद अदर वर्ड। ये आपको जो ये दे रखे हैं इसमें से आपको रिप्लेस करना है। तो पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड और वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम द क्वियर एंड रीराइट सेंटेंस, यानी कि हमें क्या करना है, यहां से जो वर्ड हमें दे रखा है इसे चूज करना है और इसके अंदर उस वर्ड को रिप्लेस कर देना है। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट में आपके पास है इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, यानी कि जिसको भी उसने एम किया था उसको हिट कर दिया एक लड़की ने। तो एम को या एट को हम कह सकते हैं कि एम्ड टारगेट, टारगेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एम्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसी सेंटेंस को रीराइट करूंगा और बस जो एट लिखा हुआ है, एट, एट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टारगेट लिख सकता हूं। तो इसको दोबारा लिखेंगे इन नो टाइम, कि विदाउट टाइम लेते हुए या कम टाइम में, इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट, हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट। एट जो है ना, एट की जगह मैं क्या करूंगा, एम्ड टारगेट कर देता हूं। बस डिफरेंस क्या है कि आप देख रहे होगे जो सर्कल कर रखा है मैंने वर्ड एट, एट की जगह मैंने क्या लिख दिया, टारगेट लिख दिया, और मैंने यहां से इसे पिक कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये है आपके पास नसरुद्दीन वाज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। जो नसरुद्दीन था एक गुड आर्चर नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूं दोबारा से ताकि आप लिखने में प्रॉब्लम ना हो, कि नसरुद्दीन जो था एक श्योरली, यानी कि बहुत कंफर्म था कि वो एक गुड आर्चर नहीं था। तो श्योरली की जगह वर्ड यूज कर लेता हूं, कर सकते हो सर्टनली, कि सर्टनली नॉट अ गुड आर्चर। तो सेंटेंस को पूरा हम लिख सकते हैं कि नसरुद्दीन वाज, अब जो श्योरली है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, सर्टनली, कि बिल्कुल सर्टन था, कंफर्म था कि ये एक नॉट अ गुड आर्चर, कि ये एक अच्छा आर्चर यानी कि तीरंदाज नहीं था, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन वैसे पूछता हूं कि हमारी कंट्री में हिस्ट्री में एक आर्चर था जो काफी ज्यादा फेमस था, ठीक है, उसका नाम बताओ। जितने भी फेमस आर्चर हमारी कंट्री में हुए हैं उनमें से किसी के एक का नाम बताओ, ठीक है। द्रोणाचार्य का शिष्य था, चलो एक हिंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो उसका नाम बताना क्या है कमेंट में, ठीक है, मैं पढ़ूंगा आपके आंसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड सेंटेंस है जिसमें आपसे बोला जा रहा है द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी
जो टीचर है उसने किसी की तारीफ करी उसकी हैंडराइटिंग के बारे में, और इस बात को सुन करके उसे बहुत अच्छा लगा, यानी उसे बहुत खुशी हुई, इसलिए वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है उसके बारे में, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, कि उसने बहुत अच्छा महसूस किया। तो टीचर ने यहाँ पे क्या किया था, टीचर ने उसकी तारीफ करी थी, जो सेड, वो क्या ना, टीचर सेड समथिंग, तो सेड समथिंग की जगह आप लिख सकते हो कि टीचर रिमार्क्ड अबाउट हिज गुड हैंडराइटिंग। तो आप यहाँ पे जो सेड समथिंग की जगह मैं कह सकता हूँ कि रिमार्क्ड समथिंग, या फिर रिमार्क्ड, ये पूरा सेंटेंस है सेड समथिंग अबाउट, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूं, द टीचर रिमार्क्ड ऑन गुड हैंडराइटिंग। ठीक है, टीचर रिमार्क्ड ऑन गुड हैंडराइटिंग, ऑन हिज गुड हैंडराइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो ये जो पूरा अंडरलाइन किया ना मैंने, सेड समथिंग अबाउट, तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, चेंज करके रिमार्क्ड ऑन लिख सकता हूं। चलो इसको चेंज करके लिख लेते हैं, द टीचर सेड की जगह मैं क्या बोल रहा हूं रिप्लेस करने के लिए आपको, कि रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंडराइटिंग, कि टीचर ने क्या किया, उसकी गुड हैंडराइटिंग पर रिमार्क किया। बाकी तो आप लिख सकते हो, और ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ये लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग लिख लेना, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। ठीक है, बस रिप्लेस किसको किया मैंने, सेड समथिंग अबाउट की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे रिमार्क्ड ऑन लिख दिया है, तो ये रिप्लेस करके आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें कुछ वर्ड को चेंज करके सेंटेंस को दोबारा से रीराइट करना था। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो, और टॉपिक जो है अब आपके लिए लेट्स राइट, यानी कि आपको कुछ ना कुछ लिखना है इसके अंदर। तो पहले ये पिक्चर देख लो, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर के बारे में आपको बताया जा रहा है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लूज गिवन, राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। नोटबुक यानी आपकी जो कॉपी है उस कॉपी में इस राहुल गुप्ता के बारे में एक पैराग्राफ या फिर कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, और इसके लिए आपको कुछ क्लूज वगैरह भी कुछ गिवन है। तो राहुल का मतलब, एक तो राहुल द्रविड़ जो हमारी कंट्री में क्रिकेटर थे उसके हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, कि द्रविड़ के हिसाब से भी, कि मान लो जैसे राहुल गुप्ता लिखा हुआ है तो आप सपोज कर लो कि हाँ राहुल द्रविड़ है एक तरह से, और उसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बना सकते हो कि वो अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अच्छे प्लेयर थे, वगैरह 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 हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड दे रखे हैं कि आपको इंडियन यूज करना है, क्रिकेट यूज करना है, 8R यूज करना है, प्रैक्टिसेस यूज करना है, ईट हेल्दी फूड यूज करना है, रन 2 किलोमीटर्स एवरी डे, और उसके बाद बैट्समैन। तो ये कुछ कीवर्ड है जिसे यूज करके हमें क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है और एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है। किसके बारे में, ये जो पिक्चर दे रखा है राहुल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वर्ड आपको यूज करना है। इंडियन यूज करना है, क्रिकेट यूज करना है, 8R यूज करना है, प्रैक्टिस यूज करना है, ईट्स हेल्दी फूड ये यूज करना है, रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे, बैट्समैन, ये जो कुछ वर्ड है, कीवर्ड है, इसको यूज करके हम सेंटेंस इस क्वेश्चन के आंसर में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे आंसर नंबर 8, और उसके बाद राहुल गुप्ता इज एन इंडियन। देखो इंडियन जो वर्ड है इसको आप बोल सकते हो कि राहुल गुप्ता कौन है, इंडियन। एक देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारी कंट्री में जो द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ एक क्रिकेटर थे, उसको ध्यान में रख करके आप सेंटेंस बनाओगे जल्दी बन जाएगा कि राहुल द्रविड़ कौन थे, एक इंडियन थे। तो आप लिख सकते हो राहुल गुप्ता इज एन इंडियन, वो कौन है, एक इंडियन है, हमारी कंट्री का है। अच्छा, ही प्लेस क्रिकेट, राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेलता था, उसी तरह ये जो राहुल है ये भी यहाँ पे क्या क्रिकेट खेलता है। अब ये जो राहुल वर्ड है इसकी जगह पे मैंने यहाँ रिप्लेस करके क्या लिख दिया है, ही लिख दिया है, जो कि प्रोनाउन है। आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो कि राहुल प्लेस क्रिकेट, तो उसकी जगह यह भी लिख सकते हैं ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ही प्रैक्टिसेस 8R डेली, कि वो 8 आवर्स यानी 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो सेंटेंस में। यानी फर्स्ट सेंटेंस हमने ये बनाया, सेकंड ये बना लिया, और थर्ड बना लिया हमने जो प्रैक्टिस के बारे में था कि 8R पर डे, 8R डेली बेसिस पे वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। उसके अलावा फूड के ऊपर था, तो आप कह सकते हो ही ईट्स हेल्दी फूड, कि वो अच्छे हेल्दी फूड यानी फ्रेश फूड वो खाता था, इसके बारे में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास है 2 किलोमीटर था एवरी डे, तो उसके बाद लिख सकते हो ही रन 2 किलोमीटर एवरी डे, यानी कि वो मॉर्निंग वॉक पर या रनिंग पर, वॉकिंग करने के लिए या रनिंग करने के लिए डेली जाता था। और कितना रनिंग करता था, 2 किलोमीटर। तो ये आप मेंशन कर सकते हो कि ही रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे। देखो ये सारे जो वर्ड है मैंने यहां से पिक किए हैं, देखो ये लिखा ना रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे, कि 2 घंटे वो दौड़ लगाता। बैट्समैन भी यहीं से यूज किया है। तो ये सारी जो वर्ड है मैंने कहां से यूज किए, ये जो मैं क्लूज गिवन है इन सारे क्लू में से आपने क्या करना है, वर्ड को पिक करना है, और पिक करने के बाद सेंटेंस इस तरह से बना लेने। और फाइनली लिख सकते हो ही इज अ गुड बैट्समैन, और ये एक अच्छा बैट्समैन यानी बल्लेबाज है, अच्छी सी बैटिंग करता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर, जिसमें आपको सेंटेंस बनाने हैं
वन बाय वन सारे सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हो। अब ही की जगह चाहो तो आप राहुल भी लिख सकते हो, अगर इसकी जगह ही भी लिख रहे हो वो भी करेक्ट है, क्योंकि हम राहुल की जगह क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे। और 9 के लिए पहले आपको ये कुछ पिक्चर दिए जा रहे हैं, पहले इस पिक्चर को देख लो और उसके बाद ही हम सेंटेंस या जो भी काम हमें बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है दिस इज राजीव्स फैमिली। ये जो पिक्चर है इसमें फादर, मदर, सीता, ग्रैंडपा मीन्स बोल सकते हो ग्रैंडफादर, और ग्रैंडमा मीन्स होते हैं ग्रैंडमदर। ठीक है, यानी कि दादी और दादा, और राजीव यानी कि ये राजीव की फैमिली है जिसके उसमें पापा, मम्मी और सीता उसकी स्मॉल सिस्टर, यंगर सिस्टर हो सकती है, और इसके अलावा भाई उसकी ग्रैंडमदर भी है और ग्रैंडफादर भी है। ठीक है, ये रे ग्रैंडफादर, ये रे ग्रैंडमदर। तो इन सबको ध्यान में रख करके इन सबको पहले अच्छे से देख लो भाई। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, कि ये सबके सब हेल्दी रहने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे, पापा एक्सरसाइज कर रही, मम्मी भी योगा कर रही है, ये रोज स्वीपिंग करने लग रही हैं, दादा जो है इसके ग्रैंडफादर जो है ये वॉक कर रहे हैं, और ये हेल्दी ड्रिंक वगैरह कुछ पानी या जो भी चीज पी रही है, और राजीव क्या कर रहा है, रनिंग वगैरह के लिए जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं, वन बाय वन हम सबके लिए एक सेंटेंस बनाएंगे और या फिर इस तरह से बताएंगे कि वे कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो चलो इसका भी आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख सकते हैं, उसके पहले उसके फादर के बारे में लिखते हैं कि फादर क्या कर रहे हैं, आयरन पंपिंग कर रहे हैं, यानी कि जो लोहे वगैरह जो जिम वगैरह में जो हम करते हैं ना, उठाते हैं सिर्फ बम्बल्स वगैरह ये उठाते हैं, तो आप कह सकते हो आयरन पंपिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। उनकी मम्मी क्या कर रही है, योगा कर रही है। ठीक है, ये पिक्चर ये रहा, इस पिक्चर को देख के हमें क्या लग रहा है, योगा कर रही है। और जो सीता है, सीता क्या कर रही है यहाँ पे, तो रोप स्कीपिंग कर रही है, तो आप लिख सकते हो रोप स्कीपिंग। और जो ग्रैंडफादर है ये वॉक के लिए जा रहे हैं अभी, तो आप लिख सकते हो वॉकिंग। और ग्रैंडमदर जो है वो ड्रिंकिंग मिल्क, वो क्या कर रही है, दूध पी रही है। कुछ बच्चे चाहो तो यहाँ पे जूस भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि सर वो पिक्चर दिख रहा है कुछ ड्रिंक कर रही है, क्या ड्रिंक कर रही है नहीं पता लग रहा है, तो आप जूस भी बता सकते हो, मिल्क भी बता सकते हो। और फाइनली राजीव के बारे में लिखना चाहो, ये तो बहुत सिंपल है, तो कहोगे राजीव क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो इस तरह के वर्ड आप लिख सकते हैं, जॉगिंग भी करेक्ट है, और कोई बच्चा रनिंग लिख रहा है, रनिंग भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, पिक्चर को देख करके आइडेंटिफाई करना था कि ये सबके सब जो मेंबर हैं, ये सब लोग अपनी फिटनेस के लिए, अपने हेल्दी रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये हमें बताना था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना था। ठीक है, चलो अब मैं मूव करता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की ओर। अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था, उस 9 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ और सेंटेंस बनानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार 9 के बाद 10 क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या है, यूज द वर्ड्स एड और बट। आपको 2 वर्ड यूज करने हैं, या तो आप एंड यूज कर लो, ठीक है, एंड यूज करो, और इसके अलावा कुछ नेक्स्ट वर्ड है बट यूज करो। और उसके बाद आपसे कह रहा है एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली, कि ये जो राजीव की फैमिली है, ये जो पिक्चर आपने देखा, इस पिक्चर में ये जो जितनी भी एक्टिविटी है जिसके बारे में अभी आपने 9th क्वेश्चन में आंसर किया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एंड वर्ड और नेक्स्ट वर्ड क्या बट, इन दोनों को यूज, एंड का मतलब और के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, और बट जब हमें कोई रीजन वगैरह देना होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बट यूज करते हैं। तो एंड बट यूज करके हमें एज मेनी एज, जितने भी पॉसिबल सेंटेंस आप बना सकते हो, ये आपसे बनाने के लिए बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के, नहीं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या करना है कि सेंटेंस बनाना है। जैसे एक एग्जांपल में आपको एक सेंटेंस बना के दिया हुआ है कि ग्रैंडफा यानी कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमा यानी कि ग्रैंडमदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कि ग्रैंडमदर या ग्रैंडपा या ग्रैंडपा का मतलब ग्रैंडफादर भी यूज करते हो, और ग्रैंडमा की जगह ग्रैंडमदर भी यूज कर सकते हो। तो एक सेंटेंस बन चुका है या एंड को यूज करके कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। अच्छा, जो ग्रैंडपा है वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, और जो राजीव की बात करें वो वॉक नहीं करता, वो क्या करता है, जॉगिंग करता है। थोड़ी सी रनिंग टाइप का आप कह सकते हो कि एक लाइट रनिंग एक्टिविटी वो करता है। तो दोनों के बारे में आप बता सकते हो, यानी कि हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइंड करना है एंड वर्ड को यूज करके। तो इसी तरह से एक एग्जांपल आपको पता लग गया। अब सेंटेंस आप कुछ इस टाइप से बना सकते हो, जैसे पहले मैं ग्रैंडपा के ऊपर और राजीव के ऊपर बनाता हूं कि ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर सीता वाज वॉकिंग। ये दोनों क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर जो है यानी कि उसके फादर के बारे में बोल सकते हो कि फादर इज पंपिंग आयरन बट मदर इज डूइंग योगा। उसके फादर या राजीव के फादर क्या कर रहे हैं कि जो आयरन है उसे उठाने का काम कर रहे हैं, एक लोहा जो भारी भरकम
जो होता है बम्बल्स वगैरह जो हम बोल देते हैं, इसको उठा रहे हैं, और जबकि मम्मी क्या कर रही है, वो योगा कर रही है। ठीक है, इस तरफ से सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस में एंड से बनाता हूं कि राजीव एंड हिज फैमिली मेंबर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी इसकी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं ये सब लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग पर गेटअप होते हैं, वेकअप होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो एन वर्ड यूज कर लिया। इससे पहले देखो मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया था, बट यूज किया था, और इससे पहले अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ एंड यूज किया था। सर्कल इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किस तरह से वर्ड बन रहे हैं, लगाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए। उसका नेक्स्ट है ग्रांडपा। ग्रांडपा इज वॉकिंग एंड ग्रांडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। जो ग्रांडपा है वो क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और जबकि ग्रैंड मदर जो है वो क्या कर रही है, वो ड्रिंक कर रही है और वो मिल्क पी रही है, यानी कि वो दूध पी लेती है, और जो ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ये सारी चीजें आपको कैसे पता लग रहा है, इस पिक्चर को देख के पता लग रहा है कि ग्रैंड मदर मिल्क ड्रिंक कर रही है और जो ग्रैंडफादर है वो क्या कर रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो बहुत इजीली। और उसके बाद नेक्स्ट बता सकते हो कि फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग। ये फादर और मदर है राजीव के, वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें इस पिक्चर को देख के पता लग रहा है दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। फादर वेट लिफ्टिंग वाले सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो मदर है वो क्या कर रही है, योगा से रिलेटेड जो भी वर्कआउट होता है वो वर्कआउट, यानी कि वो एक्सरसाइज करने लग रही है। और फाइनली लास्ट में आप लिख सकते हो कि राजीव इज जोगिंग बट हिज सिस्टर सीता इज कीपिंग अ रोप। जो सीता है वो क्या कर रही है, रोप स्कीपिंग कर रही है, वो मेंशन कर सकते हो। बट राजीव रोप स्कीपिंग नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज कर सकते हो, बट यूज कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, मैंने जो सर्कल वगैरह किए हैं, एंड बट इन सब वर्ड को यूज किया, और मैंने टू डिफरेंट सेंटेंस को क्या किया, कंबाइंड किया। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि एंड का यूज और बट का यूज अगर आपको यूज करना है तो किस तरह कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस को या तो उनको कंबाइंड कर रहे हो, वहां पे आप इन दोनों दो सेंटेंस को कंबाइंड करने के लिए एंड का और बट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। और 11 जो है कि ये फन टाइम है, यानी कि एक फन एक्टिविटी है जो कि आप लोग खुद से करोगे। कैसे, मैं समझा देता हूं, लिखने का वर्क नहीं है, करने का वर्क है। क्या, जरा सुन लो इसमें। वॉच द एरो पीसेस इन द एप्पल। ये जो एप्पल है, इसमें ये जो एरो इसको हिट कर रहा है, ये पिक्चर आपको देखना है। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है, वुड यू लाइक टू सी द एरो क्लियरली इन द रेड एप्पल। इनको आप देखना पसंद करते हो। ब्रिंग एन एक इस तरह का पेज जो है आपके पास है, आपको क्या करना है, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि अपना फेस को क्लोज लेकर के जाना है, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल नजदीक लेकर के जाना है, और इस तरह से क्लोज लेके जाना है, यानी कि ये जो पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे ये एरो हो और यहाँ पे ये एप्पल हो, बिल्कुल क्लोज, और आपको बिल्कुल नजदीक से इसे देखना है, बिल्कुल नोज को अपने इसके करीब लेके जाना है। बस ये एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी या नजदीक लेकर वो किस टाइप का दिखता है उसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ आंसर राइटिंग नहीं है, बल्कि आपको बुक को अपने फेस के बिल्कुल नजदीक लाना है, और यहाँ पे अपने ये जो बॉक्स टाइप का मैं बना रहा हूँ, या नोज ला के लेके जाओ और नजदीक से देखो आपको एरो और एप्पल किस टाइप का दिख रहा है, इसके बारे में आप बताना है। ठीक है, तो मुझे भी कमेंट करके बताना कि आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है जब आप नोज को बुक के बिल्कुल नजदीक ले जाकर टच करते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स प्ले, यानी कि गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है फिल इन द ग्रिड विद वर्ड्स गिवन बिलो। एक ग्रिड बना हुआ है, यानी ये जो टेबल है एक ग्रिड है, एक ग्रिड बना हुआ है, और इसमें जो ब्लैंक है उस ब्लैंक को हमें क्या करना है, कुछ वर्ड के साथ इसे फिल करना है। जैसे ये आपको स्टिक, बैट, बॉल, 11, टेबल, रैकेट, स्टेडियम, फुटबॉल, 2 to 4, ग्राउंड, बॉल, ये जो कुछ वर्ड्स आपको गिवन है इनको यूज कर लो, और इस तरह से इसको आपको इस ग्रिड को फिल करना है। तो पहले एक बार पढ़ते हैं कि कॉलम 1 में आपके पास क्या है। तो कॉलम 1 देखोगे, इसमें आपकी मेंशन है कि नेम ऑफ द गेम, यानी क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस और फुटबॉल, ये क्या है, आपको गेम के नेम मेंशन है। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है व्हाट यू प्ले विद, कि आप किस किस चीज के साथ खेलते हो उसके बारे में बताओ। तो क्रिकेट किससे खेलते हो, बैट और बॉल से खेल लेते हो। हॉकी किससे खेलते हो, तो स्टिक यूज करके खेलते हो। टेबल टेनिस किससे खेलते हो, एक रैकेट, स्मॉल रैकेट होता है, उससे खेलते हैं। और फुटबॉल किससे खेलते हैं, तो फुटबॉल क्या है, वो सर पैर से खेलते हैं सर, सिंपली, है ना। तो यानी कि एक बॉल जो होती है, एक बॉल वगैरह होता है, उससे आप फुटबॉल खेलते हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वेयर यू प्ले इट, अब इसको कहाँ कहाँ खेलते हो, तो ग्राउंड में खेलते हो, पिच पे खेलते हो, ठीक है, कोर्ट में खेलते हो, स्टेडियम में खेलते हो, उस प्लेस के बारे में यहाँ मेंशन करना है। और फाइनली लास्ट में आपसे पूछा रहा है नंबर ऑफ प्लेयर, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर इस गेम में कितने होते हैं। पहले क्रिकेट का बताना है, फिर हॉकी का बताना है, फिर नेक्स्ट टेबल टेनिस का बताना है, और फाइनली फुटबॉल का बताना है। यानी कि इसके अंदर जितने भी प्लेयर खेलते हैं वो हमें मेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे, जैसे आपने अभी जो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन में भी जैसे टेबल वगैरह बनाए थे, उसी तरह यहाँ पे भी आपको टेबल बनाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो डालोगे वो 12 डाल देना, क्योंकि 11 तो एक्टिविटी थी,
12th में ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन लिखना है और इस टेबल को यानी कि ग्रिड को ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद 1 बाय 1 आपको क्या करना है 12th के आंसर में ग्रिड को फिल कर दोगे। यानी कि क्रिकेट को हम बैट और बॉल से खेल लेते हैं, स्टिक्स और बॉल को यूज़ करके हॉकी खेल लेते हैं, रैकेट को यूज़ करके हम टेनिस यानी टेबल टेनिस खेलते हैं और उसके बाद फुटबॉल को यूज़ के खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं और स्टेडियम में खेलते हैं। ठीक है भाई। हाँ, इसमें भी चाहो तो आप स्टेडियम लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। 11 प्लेयर होते हैं हॉकी में भी और क्रिकेट में भी, और फुटबॉल में भी 11 होते हैं। बट अगर टेबल टेनिस की बात करें वहाँ एटलीस्ट 2 होने चाहिए, अगर डबल्स खेल रहे हैं तो 4 हो जाएंगे। वैसे तो कोर्ट होता है, इस तरह का कोर्ट होता है, एक प्लेयर इधर खेलता है, एक प्लेयर इधर खेलता है, लेकिन जब डबल खेलते हैं तो 2 प्लेयर इस साइड में हो जाएंगे और 2 प्लेयर इस साइड में हो जाएंगे। बस इस तरह से टेबल टेनिस खेला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है, तो स्केल यूज करना, अच्छे से इसे फिल करना। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में भी आपके लिए कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट सेंटेंसेस अबाउट द ईच गेम वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी कि इसमें आपके पास क्या है, जो भी अभी गेम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने पहले क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, हॉकी के बारे में, टेबल टेनिस के बारे में, ये जो दीज आर द 4 गेम्स जो आपको मेंशन है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, जिसके बारे में हमने टेबल बना के क्वेश्चन का आंसर किया है, तो इसी के बारे में आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, क्रिकेट के बारे में ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें बोला जा रहा है क्रिकेट इज अ आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड बॉल, कि बैट और बॉल को यूज करके हम खेलते हैं। देयर आर 11 प्लेयर इन ईच गेम, कि कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, आप ये मेंशन कर सकते हो। उसी तरह से आप बी, सी और डी, यानी कि अब हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, और टेबल टेनिस के बाद नेक्स्ट जो है आपका फुटबॉल, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं और इसको कंप्लीट करना है। तो पहले तो अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, और क्वेश्चन नोट करने के बाद भी हम लोग इसके आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे पहले क्रिकेट का तो ऑलरेडी बुक में ही है, तो बुक से नोट कर लो कि आउटडोर गेम है, कि बैट और बॉल को यूज करके खेलते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है भाई, क्रिकेट का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हॉकी का हम लोग खुद बनाएंगे कि हॉकी भी क्या है, आउटडोर गेम है। तो बस जैसे क्रिकेट का सेंटेंस है एज इट इज वही है, बस क्रिकेट की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, हॉकी लिख देंगे। अच्छा, अब उसमें बैट और बॉल यूज किया जाता है क्रिकेट में, और यहाँ पे क्या होता है, एक बॉल यूज किया जाता है और हॉकी की स्टिक होती है, यानी कि एक छड़ी टाइप की होती है, उसे यूज करके खेलते हैं। ठीक है, इसमें भी कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो आप ये मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जिसने क्रिकेट का लिखना आ गया वो हॉकी का भाई इजिली लिख सकता है। अब उसके बाद आते हैं टेबल टेनिस का। तो टेबल टेनिस जो है वो इंडोर गेम है, आउटडोर की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे, इंडोर गेम कर दोगे। बस इतना सा चेंज किया। फिर उसके बाद मेंशन कर सकते हैं उसमें यूज क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग रैकेट यूज करते हैं, बॉल यूज करते हैं। क्रिकेट में क्या यूज करते हैं, बैट यूज करते हैं, बॉल यूज करते हैं। हॉकी में बॉल यूज करते हैं और स्टिक यूज करते हैं, जबकि रैकेट यूज करते हैं टेनिस में, और इसके अलावा बॉल यूज करते हैं। हो गया। फिर नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, 2 to 4, यानी 2 प्लेयर भी हो सकते हैं, 2 से लेके 4 तक प्लेयर इसमें हो सकते हैं गेम के अंदर। तो आप लिख सकते हो देयर आर 2 to 4 प्लेयर इन दिस गेम, इस गेम में इतने प्लेयर होते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने फर्स्ट किया था क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल भी ऑलमोस्ट वैसे ही लिख सकते हो कि भी आउटडोर गेम है, सेंटेंस हो जाएगा आपकी फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम। ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हो वी प्ले इट विद फुटबॉल, हम इसे किसके साथ खेलते हैं, फुटबॉल के साथ फुटबॉल गेम खेला जाता है। और इसमें कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो आप कह सकते हो देयर आर 11 प्लेयर इन दिस गेम, इस गेम में एक टीम को बनाने के लिए कितने मेंबर की जरूरत पड़ती है, 11 चाहिए होता है। फुटबॉल में, टेबल टेनिस में 2 से लेके 4 तक हो सकते हैं, हॉकी में 11 होता है और क्रिकेट में भी 11 होता है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको एक फर्स्ट वाला भी अच्छे से समझ में आ गया, रिमेनिंग बनाना तो बहुत ईजी है। देखने में लग रहे होंगे आपको कि सर ये 3, 3, 6, 9 और 12 सेंटेंस आपने बना लिए। एक्चुअली ये 3 सेंटेंस है, और उसी 3 सेंटेंस को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और जितने मर्जी उतने सेंटेंस बना सकते हैं डिफरेंट गेम्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो 13 क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, 13 ये वाला किया था आपने सॉल्व अभी, और उसके बाद ये 14। तो 14 क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ कुछ कीवर्ड है जो यूज होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बोला जा रहा है, लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट्स दैट आर यूज्ड इन, कि जिस गेम में जोन सा वर्ड यूज किया जाता है उसके लिस्ट में डाल दो। तो गेम कौन कौन सा है, हॉकी गिवन है, हॉकी के अलावा क्रिकेट गिवन है, और क्रिकेट के अलावा फुटबॉल गिवन है। अगर आपने इन तीनों गेम को खेला है तो आपके लिए तो बहुत ईजी हो जाए। क्रिकेट तो बहुत ईजी है ही भाई, और हॉकी और फुटबॉल भी ईजी है। कैसे समझते हैं,
तो गुगली, गुगली जो वर्ड होता है, जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है गुगली, गुगली बॉलिंग से रिलेटेड है। जब भी कोई स्पिनिंग बॉलिंग करता है और स्पिन कराता है, और कैसा लेग स्पिन कराता है, गुगली कराता है, तो किसका पार्ट है वो, क्रिकेट का पार्ट हो गया, इसमें डाल सकते हो। गोल, तो गोल तो भाई फुटबॉल का भी पार्ट है और बॉल कह सकते हो क्रिकेट का, सॉरी फुटबॉल का भी पार्ट है और हॉकी का भी पार्ट है, तो आप इसे फुटबॉल में और हॉकी में दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू एक लेग बिफोर विकेट होता है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी यहां लिख दोगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट है पेनल्टी, पेनल्टी हॉकी में भी दिया जाता है और फुटबॉल में भी दिया जाता है, आप यहां पे भी डाल सकते हो, हॉकी में भी डाल सकते हो और फुटबॉल में भी डाल सकते हो। और फिर फ्री किक, फ्री किक जो दिया जाता है ये फुटबॉल में दिया जाता है कि किक मारने के लिए, वो किस में आएगा, फुटबॉल में आएगा, यहां डाल सकते हो। पेनल्टी कॉर्नर जो दिया जाता है ये हॉकी में भी दिया जाता है, इसमें भी, तो आप चाहो तो इसे हॉकी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्या कर सकते हो, इन जितने भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपको गिवन है, इस टेबल में आपको फिल करना है उसे। तो इस तरह नहीं जैसे मैंने एरो बनाया है, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है, टेबल ड्रॉ करके अच्छे से नीट एंड क्लीन इस तरह से काम करना है कि हॉकी गोल हो गया, पेनल्टी कॉर्नर हो गया। ठीक है, क्रिकेट की बात करें गुगली हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया। फुटबॉल की बात करें गोल हो गया, पेनल्टी कॉर्नर भी हो जाता है इसके अंदर, और उसके बाद फ्री किक भी उसमें हो जाएगा। तो इस तरह से आपने टेबल बना के आंसर करना है, इस तरह से मैचिंग या एरो बना के नहीं करना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, एक पपेट है, पपेट का फेस जो है वो बनाने से रिलेटेड है। तो उसके लिए एक दूजा आर्ट चैनल है जो मेरी सिस्टर का चैनल है, तो उसमें जाकर के आप इसकी वीडियो देख सकते हो किस तरह से उसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो क्वेश्चन है इसके नीचे 15th या लास्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो बनाते कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की इस वीडियो में, इस चैनल में आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी मैंने दे रखा है, आप सर्च कर लो दूजा आर्ट, उसमें जाकर के आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से इस पपेट को बनाया जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट 2 सेंटेंसेस ऑन योर पपेट, जो भी पपेट आप बनाते हो, पपेट के बारे में जानते हो, उसके रिगार्डिंग में 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो आप लिख सकते हो सेंटेंस, द पपेट विच आई हैव इज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस्ड अप, यानी कि जो भी पपेट आपके पास है उसने बहुत सुंदर सा ड्रेस पहन रखा है, बहुत अच्छे से। तो ये एक फर्स्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आप बना सकते हो कि द पपेट डांस वेरी ग्रेसफुल इन द शो, यानी कि कोई शो होता है, पपेट शो होता है, उसमें अगर पपेट डांस जो होता है बहुत ग्रेसफुल होता है, यानी उसको देखने में हम लोगों को बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसको देख करके। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो ये जो स्टोरी है नसरुद्दीन एम है, ये बच्चों कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो उनको तो मैं यही कहूंगा कि भी जरूर इस सेकंड पार्ट जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किया, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना भाई। ठीक है, और भाई बस चैनल, ये जो वीडियो है आपकी ये कंप्लीट हो गई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना आपको और कौन सी वीडियो देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करना। लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई, तो अगर आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक करना तो बनता है भाई, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, चलो बाय बाय।